देखिए अपन सड़क में करवट वाला टॉपिक अपन पूरा कर चुके थे, यानी कि इस चैप्टर के सभी कंटेंट्स अपन ने पूरे कर लिए हैं। अब और इसके अलावा साथ साथ अपन एग्जाम्पल नंबर 5.5 तक अपन सोल्व कर चुके थे। अब एग्जाम्पल नंबर 5.6 से 5.10 तक के जो 5 एग्जाम्पल्स है उनको और अपन सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। तो उसके अंदर वो भी एज ए न्यूमेरिकल टाइप है और उसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है 5.11, उसको भी अपन सोल्व करेंगे। पहले अपन इन एग्जांपल्स को सोल्व कर लें। देखिएगा जो टॉपिक अपने पढ़े हैं, एक तो बलों का संयोजन पढ़ा है उस पर, एक अपने पढ़ा है घर्षण, और एक टॉपिक अपने पढ़ा है सड़क, करवट वाली सड़क पर वाहन की गति। इन तीनों ही टॉपिकों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने पास शेष थे हल करना, पहले उनको सोल्व करें। फिर अनसोल्ड क्वेश्चन इसमें ध्यान रखें, 40 अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, 40, और 40 अनसोल्ड जो क्वेश्चन है उनके साथ साथ कुछ क्वेश्चनों के हिस्से तो कई कई पार्ट दे रखे हैं, यानी कि काफी अधिक संख्या में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए पहले अपन इन एग्जाम्पल को सोल्व करें, फिर उन अनसोल्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5.6, पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5.6 क्या कह रहा है, क्या इसके अंदर दिया हुआ है, पहले वो देखिए। क्वेश्चन को लिखे अपन पहले। क्वेश्चन ये कह रहे हैं 6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को 6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को 6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा लटकाया गया है। 6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा लटकाया गया है। यह क्वेश्चन में कहा है डोरी के मध्य बिंदु पर चित्रानुसार क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है। डोरी के मध्य बिंदु पर चित्र में दर्शाए अनुसार देखो डोरी के मध्य बिंदु पर चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए अनुसार क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन बल लगाया जाता है। दर्शाए अनुसार क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन यानी कि 50 न्यूटन 50 न्यूटन बल लगाया जाता है। क्षैतिज दिशा के अंदर 50 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, बल लगाया जाता है। साम्य अवस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है। ये अपन को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। साथ में ये भी दे रखा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डोरी का द्रव्यमान नगण्य मानिए। वे डोरी का द्रव्यमान नगण्य मानिए। ये अपन को दिया हुआ है, चित्र इस तरह से दिया हुआ है। देखो
ये कोई छत है, इस छत के साथ ये डोरी इस तरह से, यानी कि अपन को जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी अपन बात कर रहे हैं, और यहां इसमें इस तरह से बल है भाई। देखो ये 6 किलोग्राम का कोई गुटका इसके साथ क्या है, लटकाया हुआ है। यहां डोरी ये इस तरह से थी, यहां इस स्थिति में इसके ऊपर इस दिशा में क्या किया, बल लगाया गया। ये बिंदु मैंने क्या मान लिया कि P है, और ये ऊर्ध्वाधर से कोण क्या है, थीटा है। इस तरह से यहां अब देखो भाई बिल्कुल मध्य में है, ये क्या कह रहे हैं, मध्य बिंदु पर। अगर मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इतने हिस्से की जो लंबाई हो गई, ये हो गई है 1 मीटर, और 1 मीटर ये हो गई डोरी की लंबाई, ये 1 मीटर ये है, और ये भी क्या हो गई, 1 मीटर डोरी की लंबाई हो गई। यहां इस डोरी के अंदर अगर मैं देखूं तो यह तनाव बल यहां आ गया है, एक तो तनाव बल ये हो गया है T1। दूसरा इस पर जो भार है, मैंने मान लिया भार W है, तो W इजिकल टू क्या होता है, mg। m का मान कितना है 6, g का मान कितना दिया हुआ है 10, यानी 6 × 10 न्यूटन, तो ये बल हो गया, ये आपको दिया हुआ है। फिर इस डोरी के अंदर तनाव बल भी तो उत्पन्न होगा, वो ये रहा T2। ये लो भाई, ये तो भार इस दिशा में, तनाव बल इस दिशा में, ये T2 हो गया। अब अपने पास ये सब दिया हुआ है, देखो ये तो अपने पास डायग्राम में इस तरह से दे रखा है। अब अगर मैं संतुलन में देखूं तो देखो भाई एक डायग्राम ऐसे भी दिया हुआ है, यानी कि बलों के प्रदर्शन को, यानी एक तरह से कह सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को दर्शाया गया है। तो देखें आप, एक तो आप इस बल की बात करें, इसके लिए यहां आप क्या देख रहे हैं 60 न्यूटन, तो ये फोर्स हो गया नीचे की ओर, और यहां ऊपर की ओर क्या लग गया, T2 लग गया। एक स्थिति चित्र की इस तरह से भी बनाई हुई है, ये वाली इस बिंदु P की। पहले ये वाली बात कर ली, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया, अब एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका ले रहे हैं अपन। तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है आपको, ये वाली कंडीशन में, यो देखो इस तरह से अपन को ये शो किया हुआ है। ये देखो ये ऊर्ध्वाधर से ये एंगल ये दिया हुआ है थीटा, और साथ में इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है कि यहां इधर जो तनाव है वो तो क्या है, T2 है। और इस डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स है, देखो यहां ऐसे दिया हुआ था फोर्स, आपको पता है क्षैतिज दिशा में कितना फोर्स लगा रहे थे, 50 न्यूटन, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर जो F है वो है 50 न्यूटन, ये अपन को दिया हुआ है यहां इस तरह से। और साथ के साथ यहां तनाव बल ये T1 भी दिया हुआ है, ये आपके पास इस तरह से डायग्राम के रूप में अपन को दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसे अपन सोल्व करें, यहां से आपको कोण थीटा निकालना है। तो आप सबसे पहले तो इन दो को देखें, आप सबसे पहले इस स्थिति को देखें। अपन क्या कह रहे हैं, किस स्थिति में पूछ रहा है, साम्य अवस्था में। तो देखो भाई साम्य अवस्था में बात करें तो पहली तो साम्य अवस्था इसकी आ जाएगी। इसकी साम्य अवस्था की अगर मैं बात करूं, उससे पहले आप यहां देखें किसी कोण के ऊपर है ये, तो इसमें देखो मैं इस तरह से बना दूं इसे, F = 50 न्यूटन है, और ये इस तरह से दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है T1, और ये एंगल दिया हुआ है भाई थीटा, और यहां दिया हुआ है ये T2। मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भाई ये एंगल कितना होगा। तो देखो भाई ये T1 किसी एंगल थीटा के ऊपर है, अगर किसी एंगल थीटा पर है तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट्स तो ये बन गया और एक कंपोनेंट्स इसका ये बन गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट्स है T1 का, थीटा के साथ वाला घटक हमेशा क्या होगा, कोस थीटा। तो ये तो हो गया T1 कोस थीटा, और ये हो जाएगा T1 साइन थीटा। ये लो भाई, अब अपना काम बन गया। कैसे कि साम्य अवस्था में आप देखिए समीकरण क्या बनेगी, T1 जो साइन थीटा है वो तो किसके इक्वल आ गया, F1 के। तो देखो मैं साम्य अवस्था में क्या कह सकता हूं, T1 साइन थीटा = F। इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ गई। फिर दूसरी में T1 कोस थीटा की अगर मैं बात करूं, T1 कोस थीटा तो T2 के बराबर आ गई। और आप देखें T2 किसको संतुलित कर रहा है, उसके भार को। T2 किसको संतुलित कर रहा है भाई, उसके भार को, W = mg को। तो देखो भाई दूसरी आ गई है मेरे पास T1 कोस थीटा = ये हो गया है W = mg,
एम जी इजी, सॉरी ये इस तरह की स्टेप में लिख दूं मैं, थोड़ा सा और एक स्टेप को बढ़ा दें अपन। देखें T1 cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास T2, और T2 किसके इक्वल आ रहा है, गौर कीजिए W के, और W इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास 2 है। अब मुझे कोण निकालना है, तो सीधा सा है समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या कर दूंगा मैं, भाग दे दूंगा। देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का आप भाग देते हैं, T1 से T1 कैंसिल हो गया, साइन अपोन में कोस क्या बन गया, टेन थीटा, और ये हो गया है F अपोन में W। अब देखो W का मान mg, और mg इज इक्वल टू कितना है 60 mg, तो ये लो ये हो गया है 50/60, क्योंकि f का मान तो 50 दिया हुआ है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो आप इसका आंसर यो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/6। ये अपने पास आंसर आ गया, और ये वैल्यू होती है 1040 की वैल्यू होती है, यानी ये जो एंगल होगा वो कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। तो देखिए भाई यहां अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको अपन और सोल्व करते हैं। ध्यान रहे अपन एक टॉपिक पढ़ा था नत तल के लिए विश्राम कोण, उसका एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन नंबर है 5.8। बुक में उसको बड़े लंबे तरीके से हल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने विश्राम कोण के साथ साथ उसको एक्सप्लेन किया है। अपन उसका एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन को हल करें तब अपन उसकी बातें करेंगे। पहले अपन 5.6 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5.7। अब उसकी अपन बात करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.7, जो कि अपनी ही बुक का क्वेश्चन है। क्या एग्जाम्पल में दे रखा है वो देखिएगा। कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर, क्वेश्चन ही दे रखा है, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है, कि फर्श पर स्थिर रखा है। कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर कैसा रखा है, स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच, यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के, यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक 0.15 हो तो
के बीच स्थिति घर्षण गुणांक 0.15 हो तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। हो तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर रखने के लिए आवश्यक है। जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर रखने के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है। अब देखिएगा, छोटा सा लेकिन एक अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर बना रहे। तो ये बना कब रहेगा? जब जो बल जो रेलगाड़ी की वजह से जो गतिक जो बल है, या यूं कह सकते हैं जो स्थिति घर्षण बल है, उससे ज्यादा होना चाहिए किसका? म्यू एस एन। तो अपन यूं कह सकते हैं चूंकि बॉक्स में त्वरण, हल में यूं कह सकते हैं चूंकि बॉक्स में त्वरण स्थिति घर्षण के कारण ही है। देखिए, चूंकि बॉक्स में त्वरण, जो त्वरण होगा वो रेलगाड़ी के साथ होगा। चूंकि बॉक्स में त्वरण स्थिति घर्षण के कारण ही है। त्वरण स्थितिक घर्षण के कारण ही है। इसलिए आप इक्वेशन कह सकते हैं कि बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगर उसका द्रव्यमान m है और अगर त्वरण a दिया हुआ है तो F इजिकल टू क्या होता है? ma होता है। तो ये जो F इजिकल टू ma है इजिकल टू ये क्या है? स्थिति घर्षण बल। ये या तो छोटा हो या फिर बराबर हो किसके? म्यू एस एन के। यही तो इक्वेशन बन रही है। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा यहां, फिर इसी में मैं फिर आगे बढ़ता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं म्यू एस एन क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन किसके इक्वल होता है? एम जी के, यानी कि बाहर के। तो इसे मैं लिख सकता हूं एम जी। ये लो भाई, म्यू एस एम जी बन गया कि नहीं बन गया? तो या इक्वेशन यो बन गई है आपके पास। तो देखो, अगर इसको और इसको मिलाऊं मैं, एम ए इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, तो m से m को अगर आप कैंसिल करते हो तो a इज इक्वल टू म्यू एस जी आ गया। ये जो अपने पास स्टेप आ गई है, यानी कि a जो है a इज लेस देन या इक्वल क्या होना चाहिए? म्यू एस जी होना चाहिए। मैं यूं कह सकता हूं, इसी इक्वेशन को अगर मिलाता हूं तो a इज लेस देन या इक्वल क्या होना चाहिए? म्यू एस जी होना चाहिए। तो यूं कह दीजिए कि जो a का जो मैक्सिमम मान संभव है वो इस इक्वेशन से साफ दिख रहा है कि क्या होगा? म्यू एस जी होगा। अब देखो, यहां पर म्यू एस की वैल्यू 0.15 दिया हुआ है, जी की वैल्यू क्या ले लें अपन? 10 ले लें कैलकुलेशन फैसिलिटी के लिए। तो आंसर कितना हो गया? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आ गई है ए मैक्सिमम की। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन प्यारा सा क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट यू भी कह सकते हो कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसी को स्थिति घर्षण गुणांक से गुणा कर दीजिए, वो अपनी स्थिति में क्या होगा? बना रहेगा। मैक्सिमम त्वरण कैलकुलेट हो जाएगा इससे। यहाँ एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है 5.7। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.8 की। 5.8 वही क्वेश्चन है जो कि विश्राम कोण पर आधारित है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि किसी समतल के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, अब उस समतल को आनत तल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी किसी एंगल पर ऐसे उठा रहे हैं। अगर किसी एंगल पर इस तरह से उसे उठा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि कब वो फिसलना प्रारंभ करेगा, यानी कि फिसलने की स्थिति में आ जाएगा, अर्थात उसका विश्राम कोण ये पूछ रहे हैं। तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए।
बुक के मेथड पे ना जाकर के आप तो क्या करें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। बस इजी है। अब देखिएगा क्वेश्चन जितना बड़ा है उतने ही अच्छे तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्यों सोल्व हो जाएगा? क्योंकि अपन इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए ही तो अपन ने विश्राम कोण वाला टॉपिक पढ़ा था, जबकि अपनी बुक में उसकी हेडिंग नहीं है, लेकिन वो एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के लिए अपन ने उस टॉपिक को पढ़ लिया था। अब ये क्वेश्चन अपने लिए आसान हो जाएगा हल करना। देखिए कैसे। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले अपन उस क्वेश्चन को लिखें। एग्जाम्पल नंबर 5.6 कर लिया, 5.7 कर लिया, अब है एग्जाम्पल नंबर 5.8। देखिएगा 5.8 एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, 4 किलोग्राम का कोई गुटखा, यानी कि लकड़ी का कोई ब्लॉक है, 4 किलोग्राम का कोई गुटखा, या अपन इसे ब्लॉक कह सकते हैं। 4 किलोग्राम का कोई गुटखा एक क्षैतिज समतल पर चित्रानुसार रखा है। चित्र बनाएंगे। एक क्षैतिज समतल पर चित्रानुसार रखा है। 4 किलोग्राम का कोई गुटखा एक क्षैतिज समतल पर चित्रानुसार रखा है। समतल धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है समतल तब तक धीरे धीरे आनत किया जाता है। समतल तब तक धीरे धीरे आनत किया जाता है, यानी कि उसको तिरछा करते जाते हैं, इस तरह उठाए जा रहे हैं ऊपर। पहले यूं था, अब इसे यूं इस स्थिति में लाए जा रहे हैं। धीरे धीरे आनत किया जाता है जब तक क्षैतिज से किसी कोण किया जाता है, जब तक क्षैतिज से किसी कोण, और उस कोण का मान दिया है इन्होंने थीटा बराबर 15 डिग्री। जब तक क्षैतिज से किसी कोण थीटा बराबर 15 डिग्री पर गुटखा सरकना 15 डिग्री पर गुटखा सरकना। जब तक क्षैतिज से किसी कोण थीटा बराबर 15 डिग्री पर गुटखा सरकना शुरू ना कर दे। गुटखा सरकना आरंभ नहीं कर देता, सरकना आरंभ नहीं कर देता। अब देखो भाई, जिस कोण पर सरकना प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाता है वही कोण क्या था, विश्राम कोण। यानी कि आपको विश्राम कोण का जो मान दे दिया है वो है 15 डिग्री, और स्थिति घर्षण गुणांक पूछ रहे हैं। आप पढ़ चुके हो इस टॉपिक को कि जो विश्राम कोण है उसकी जो स्पर्शजा होती है वो स्थिति घर्षण गुणांक के क्या होती है, बराबर। सिंपल तरीके से सवाल सोल्व हो जाएगा। सरकना आरंभ नहीं कर देता। फिर इसे में आगे कहा है पृष्ठवेग गुटके के बीच पृष्ठवेग गुटके के बीच स्थिति घर्षण गुणांक क्या है। बीच स्थितिक घर्षण गुणांक क्या है। देखो भाई,
अब इन्होंने जो चित्र दिया है उसको भी मैं फॉलो कर लूं। चित्र तो केवल क्वेश्चन को डेरिवेशन के पर्पज से पूरा करने के हिसाब से दिया हुआ है। इस तरह से चित्र दिया हुआ है, देखो। एक तो ये इसका जो भार है वो तो mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। अब इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल ले लो। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है, n है। ये अगर एंगल थीटा है तो आपको पता है ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। अगर खिसकने की स्थिति में आता है तो देखिएगा, पहले इस mg के दो कंपोनेंट्स बना दीजिए। थीटा के साथ वाला घटक तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, और यहां स्थिति घर्षण बल होगा Fs। ये लो, इस फॉर्मूले के आधार पर, मतलब इस जो डायग्राम दिया गया है इसी के आधार पर फॉर्मूला बनाया गया है, जो अपन पढ़ चुके हैं, गौर कीजिए। सीधा सा सवाल तो एक लाइन में हल हो गया। क्या सवाल हो गया कि म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि म्यू एस का मान निकालना है। टेन 15 की वैल्यू होती है 0.27, यानी कि स्थिति घर्षण गुणांक का मान आ गया 0.27। लेकिन देखो, अगर मैं सिंपल इस तरीके से भी देखूं, देखिए ये कह रहे हैं जब तक क्षैतिज से किसी कोण 15 पर गुटका सरकना आरंभ नहीं कर देता। जिस कोण पर सरकना आरंभ कर देता है या सरकने की स्थिति में आ जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अपन विश्राम कोण कहते हैं। वो मैक्सिमम मान है। अब देखिएगा, अगर मैं इस चित्रानुसार अगर बात करता हूं, वापस से अगर इसको फॉर्मूले को बनाता हूं, तो देखिए, अगर बुक के अकॉर्डिंग सोल्व करूं तो मैं बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू तो क्या आ रहा है, fs, और mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मेरे पास n आ रहा है। बिल्कुल यही तो है। तो देखो चित्रानुसार mg sin थीटा इज इक्वल टू तो है fs, इक्वेशन नंबर 1, एंड mg cos थीटा इज इक्वल टू है n, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही तरीका समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ये लो पूरा ही हल कर दिया अपने। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन में mg cos थीटा इज इक्वल टू fs अपॉन में n। mg से mg कैंसिल आउट कीजिए, साइन अपॉन में कोस क्या बन गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू fs अपॉन में n। फिर एक तो ये फॉर्मूला आ गया, ये लो। फिर देखो, चूंकि fs इज इक्वल टू म्यू एस n होता है, यहां लिख रहा हूं मैं भाई सही हिस्से को, इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू fs की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एस n अपॉन में n से n को कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ये लो, यही फॉर्मूला अपन को यूज करना है जो अपन पहले भी निकाल चुके हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब इस फॉर्मूले को देखो, म्यू एस इज इक्वल टू टेन, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री और टेन 15 की वैल्यू होती है 0.27, यानी स्थितिक घर्षण गुणांक का मान कितना है, 0.27 है। अपन इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ही यूज करता भाई मैं तो, लेकिन इन्होंने डायग्राम दिया है तो उस डायग्राम से अपन ने इस फॉर्मूले को वापस से डिराइव कर दिया। सिंपल सा फटाफट से था, तो अपन ने वापस से इसको फॉर्मूले को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया, और उस सवाल को अपन ने क्या कर दिया, हल कर दिया। तो म्यू एस इज इक्वल टू 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 0.27, यानी कि क्वेश्चन नंबर अपन ने सोल्व कर लिया है 5.8। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.9 की। क्वेश्चन नंबर 5.9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिकल है, फ्री बॉडी डायग्राम के सहायता से अपन उसे हल करेंगे। किस तरह का क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको अपने सोल्व कर लिया। अगर अपना वो टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं होता विश्राम कोण का तो ये क्वेश्चन अपने लिए कठिन हो जाता, लेकिन अब क्वेश्चन अपने लिए क्या हुआ, बहुत आसान हो गया।
देखिए भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है और किस तरह का है। एग्जाम्पल नंबर में बात कर रहा हूं 5.9 की। क्या है उस क्वेश्चन में, उस चीज पे आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चित्र में प्रदर्शित, यानी कि डायग्राम दिया हुआ है आपको, चित्र में प्रदर्शित ब्लॉक ट्रॉली निकाय, एक ब्लॉक है और उसके साथ एक ट्रॉली लगी हुई है, ब्लॉक ट्रॉली निकाय। चित्र में प्रदर्शित ब्लॉक ट्रॉली निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। पहले तो ये कह रहे हैं, यानी सबसे पहले तो अपन इसमें त्वरण ज्ञात करवा रहे हैं। यदि ट्रॉली और पृष्ठ के मध्य, आगे देखिए क्वेश्चन में, यदि ट्रॉली वे पृष्ठ के मध्य यदि ट्रॉली वे पृष्ठ के मध्य गतिज घर्षण गुणांक के मध्य गतिज घर्षण गुणांक 0.04 है, ये गति घर्षण गुणांक का मान दिया हुआ है 0.04 है। डोरी का द्रव्यमान नगण्य मानते हुए डोरी का द्रव्यमान नगण्य मानते हुए, डोरी का द्रव्यमान नगण्य मानते हुए डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए, यानी कि डोरी में तनाव भी ज्ञात करना है और साथ में निकाय का क्या ज्ञात करना है, त्वरण भी। देखो किस तरह से है। सबसे पहले आप डायग्राम को देखें कि डायग्राम में अपन को क्या क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। देखो आपको किस तरह से यहां दिया हुआ है, यहां इस तरह से एक जो है ट्रॉली दी हुई है। देखो ये एक ट्रॉली अपन को दी हुई है। ये इस तरह से, ये एक ट्रॉली दी हुई है। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ट्रॉली दी हुई है, देखो सब कुछ इसमें शो किया गया है कि ट्रॉली का जो द्रव्यमान है वो मान लिया कि मैंने कैपिटल एम है, तो इस ट्रॉली के द्रव्यमान को इन्होंने दिया है डायग्राम के अंदर 20 किलोग्राम दिया है। फिर ये कह रहे हैं कि इस ट्रॉली के साथ यहां एक डोरी बांधी हुई है, लेकिन इस डोरी के साथ यहां क्या है, घिरनी है। ये जो डोरी है इस घिरनी से होकर के क्या हो रही है, यानी पुली से होकर के नीचे की तरफ आ रही है। इस तरह से अपन को दिया हुआ है। और इससे अब जो कोई गुटका लटका हुआ है, ये भी इन्होंने दिया है कि ये जो गुटका लटका हुआ है उसका जो द्रव्यमान है उसको स्मॉल एम मान लेता हूं मैं, और वो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डायग्राम 3 किलोग्राम वो दिया हुआ है। अब देखो भाई, ये अपन ने ले लिया है 3 किलोग्राम। यहां इस रस्सी के अंदर क्या होगा, तनाव बल T होगा। यहां इधर भी तो तनाव बल ये T होगा, ये अपन ने बना लिया है।
यहां इधर हाँ ये दिया हुआ है स्थितिक घर्षण घर्षण गुणांक के रूप में, या कह सकते हैं स्थितिक, ये सॉरी गति घर्षण बल है। इधर ये क्या है, स्थिति क्या सॉरी गति घर्षण बल है। यहां ये दिया हुआ है गति घर्षण बल, यानी कि एफ के का मतलब है काइनेटिक। ये गति घर्षण बल अपन को दिया हुआ है, ये अपन को क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब इस डायग्राम के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि तनाव और त्वरण दोनों के मान ज्ञात करने हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है आप एक एक के लिए गति के समीकरणों का यूज करें, या यूं कह सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, पहले इसके लिए अपन यूज करें, फिर अपन इसके लिए यूज करें। अगर इन दोनों के लिए अगर अलग अलग निकाय, एक निकाय ये ले लें, एक निकाय ये ले लें, और इनके लिए अगर अपन गति के समीकरणों को यूज करते हैं या गति के नियमों को यूज करते हैं, तब देखिएगा क्या अपने पास समीकरणें बनेंगी। तो देखो अगर मैं ये कह दूं, मैं यहां से सोल्व करता हूं, हल, यदि निकाय का त्वरण, पूरे निकाय का त्वरण मैं ए मान लेता हूं, यदि निकाय का त्वरण स्मॉल ए हो, तो अगर निकाय का त्वरण मैंने अगर स्मॉल ए मान लिया, तो पहले मैं बात करूंगा इस ब्लॉक स्मॉल एम के लिए, फिर बात करूंगा मैं ट्रॉली के लिए। तो देखो ब्लॉक स्मॉल एम के लिए क्या समीकरण बनेगी, समीकरण बनाना ही इसमें महत्वपूर्ण पद है। तो देखिएगा ये भार mg जो है इसका नीचे की ओर होगा, 3 किलोग्राम का द्रव्यमान है, भार इसका क्या है mg नीचे की ओर होगा, तनाव इसके विपरीत है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जो गति का बल होगा वो होगा ma न्यूटन के अनुसार। तो देखो क्या होगा, ये mg तनाव बल, ये mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, ma होगा। अब अगर ऐसा है तो अब आप इसके अंदर क्या करो, मान रख दीजिए। अब देखिएगा सारी वैल्यूज आपके पास हैं दी हुई इसके अंदर, कैसे, m की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं गणितीय सुविधा के लिए, या फिर सवाल में भी दिया हुआ है, ये ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट में लिख लें आप, इसके साथ चाहे तो स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू अपन ले लेते हैं इसमें 10 माइनस टी, ये 3 और ये a, ये लो समीकरण हो गई है 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। अब अपन बात करेंगे किसके लिए, ट्रॉली कैपिटल M की गति के लिए। ट्रॉली का द्रव्यमान मैंने कैपिटल M ले लिया है, ट्रॉली कैपिटल M की गति के लिए। इसके लिए देखो भाई, तनाव बल इस दिशा में है जो इसे खींच रहा है, और गति घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में लगेगा, और इन दोनों बलों के डिफरेंस से गति वाला बल प्राप्त होगा। तो देखो ट्रॉली कैपिटल M की गति के लिए क्या लिखूंगा मैं इसे यहां लिख देता हूं, यहां की जगह मैं वही यहां लिख रहा हूं ना, ट्रॉली कैपिटल M की गति के लिए। देखो क्या समीकरण बनेगी, ध्यान दे तनाव बल ज्यादा होगा यानी कि T माइनस, और ये गति घर्षण बल F के वो इस डायरेक्शन में होगा, F के इज इक्वल टू क्या बनेगा, ma, यही समीकरण बनेगी। अब इसके अंदर आप क्या करें, मान को रखें, लेकिन मान से पहले इस समीकरण को थोड़ा और अरेंज कर लें। देखो एफ के का मतलब है म्यू के इंटू एन, एन क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और देखो अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वैल्यू तो आप जानते हो क्या होगी, mg, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वैल्यू क्या होगी, mg इज इक्वल टू ma। ये लो अब अपने पास सारी वैल्यूज हैं, आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो देखिए t माइनस म्यू के का मान क्या दिया हुआ है 0.04, कैपिटल M कितना दिया हुआ है 20, G का मान 10 लेना है, कैपिटल M का मान 20 इंटू A। इसके आगे के स्टेप्स को भाई मैं यहां ले रहा हूं, ये स्टेप्स है, फिर इसके बाद ये है, फिर मैं इसको यहां लिख रहा हूं, भाई ध्यान रखना आप कंफ्यूज मत होना। तो देखो ये आ गई है मेरे पास t माइनस 0.04 इंटू 20 इंटू 10 यानी 0.4,
4 दूनी 8, यानी कि ये हो गया है t-8 इज इक्वल टू 20a। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो भाई, अब आपके पास कितना इजी हो गया है। अगर मुझे पहले a निकालना है तब तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा। इससे पहले क्या होगा, t कैंसिल हो जाएगा तो a कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर पहले मुझे t निकालना हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करूंगा, मैं भाग दे दूंगा। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, किसी भी सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हो। चाहो तो आप पहले a निकाल लो और चाहो तो आप पहले t निकाल लो, क्योंकि पूछे दोनों ही मान है। अगर किसी एक को पूछा होता, मैं फिर से बता दूं, अगर आपको t निकालना है पहले, तब तो आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए, इससे a कैंसिल हो जाएगा, t आपको ज्ञात हो जाएगा। और अगर आपको t पहले ज्ञात नहीं करना है, पहले a ही ज्ञात करना है, तो t का विलोपन करना है, तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, आपको a कैलकुलेट हो जाएगा। ये लो, आप किसी को भी निकाल सकते हो। देखो, तो अपन ज्ञात कर लें नंबर फर्स्ट। पहले अपन ज्ञात करेंगे a की गणना। a को कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, देखो समीकरण बनाना ही इसमें इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर समीकरण बनाना आप सीख गए तो आप क्वेश्चन हल करना सीख गए। आप इस तरह के क्वेश्चन, जो आंसर्ड क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, उससे आपका अभ्यास और ज़्यादा बेहतर और बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए क्वेश्चंस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और ध्यान रहे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे कि लिफ्ट वाले क्वेश्चन है, जो अपन ने टॉपिक पढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी बुक के अंदर कहीं उनका जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। देखिएगा, a की गणना कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पहले t का विलोपन कर दें समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं जोड़ता हूं तो देखो 30 माइनस टी प्लस t-8 इज इक्वल टू 3a प्लस 2a। t से t ये कैंसिल आउट हो गया, 30 में से 8 घटाएंगे, यानी कि ये रह गए हैं 22 इज इक्वल टू 5a। ये लो, यानी कि a इज इक्वल टू 22 अपॉन में 5। ये तो मिस्टेक हो गया है। देखो वापस से देखते हैं भाई, a की अपन को गणना करनी है। समीकरण a क्या है मेरे पास, 30 माइनस टी, इसके अंदर मैंने प्लस किया है किसको, t-8 को, इज इक्वल टू 3a प्लस 2a। तो अब देखिए t से t कैंसिल हो गया, तो 30 माइनस 8 22 इज इक्वल टू 3a प्लस 2a, यानी कि 5a। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी। देखो भाई, इसको अगर अपन पहले a के बजाय पहले t को कैलकुलेट करके देख लें, क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन में कहाँ है ये, चलो देखते हैं इसे। चलो भाई, पहले अपन इसको t की भी गणना कर सकते हैं। देखो, फिर किसी भी एक की वैल्यू किसी दूसरे के अंदर वैल्यू क्या कर दो, आप पुट कर दो। भाई सिंपल तरीका है, किसी एक की वैल्यू को क्या करो, दूसरे की वैल्यू के अंदर क्या कर दो, आप पुट कर दो। देखो यहाँ इसको इस तरह से भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। अगली स्टेप में समीकरण क्या कर दिया, समीकरण 2 आ गया ना। पहले मैं t की गणना कर लेता हूँ। ये लो, t की अपन गणना कर लें। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर समीकरण 1 में अपन समीकरण 2 का भाग देते हैं, तब देखिए समीकरण क्या आएगी, t-8 इज इक्वल टू 2a तो मेरे पास आ गया, और समीकरण 1 आ गई थी मेरे पास 30 माइनस टी बराबर 3a, यही तो आ रहा है मेरे पास। अब देखिए भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहा हूं मैं। समीकरण 1 क्या है, 30 माइनस टी, और यह है t-8 इज इक्वल टू 3a अपॉन में 2a। अब इससे a तो कैंसिल हो गया, ये लो। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो ये हो गया 3t माइनस 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 30, 2 इंटू 30। देखो भैया, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की, आपने गौर नहीं किया कि वैल्यूज़ में अपन ने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पर देखो भैया 20 है,
यहाँ बिल्कुल यही मिस्टेक हो रही है अपन से। यहाँ टी माइनस म्यू के, अगर अपन ने इस ब्लॉक की बात करी तो 3s समीकरण नंबर 1 तो सही आ गई है। फिर यहाँ इस इक्वेशन में देखो टी माइनस एफ के, टी माइनस म्यू के की वैल्यू 0.04, एम की वैल्यू कितनी है 20, फिर यहाँ है 10 और एम ये 20a। तो ये जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास टी माइनस 8 माइनस 20a आएगी भाई। ये लो, यहाँ ये अपनी इस क्वेश्चन की क्या थी, मिस्टेक्स थी जो अपन ने दूर कर ली है। ध्यान आ गया। ये अपने पास कितनी है, ये 20a है, t माइनस 8। अब देखिए, अब आप किसी भी तरीके से सोल्व कर लें आप, बिल्कुल, या तो आप पहले t का मान है उसको निकाल लें या फिर पहले a का मान है उसको निकाल लें। बस यहाँ अपने पास मिस्टेक अपनी पकड़ में आ गई इस क्वेश्चन में कि यहाँ अपन ने इसको 20 की जगह क्या लिख दिया था, 2 लिख दिया था। अब देखिए भाई, अब अपन एक की गणना कर लें। नंबर फर्स्ट, स्मॉल a की गणना। तो देखो भाई, स्मॉल a की गणना के लिए क्या करेंगे आप, वही तरीका जो मैंने आपको बताया। पहले या तो क्या करें, इन दोनों को समीकरणों को जोड़ दें। समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ें तो देखो 30 माइनस टी, इसके अंदर मैं प्लस कर रहा हूं t माइनस 8 इज इक्वल टू 3a प्लस 20a। t से t कैंसिल हो गया, 30 माइनस 8 कितने बच गए भाई, 22, 23a। ये लो, अब यहां इसके बाद के स्टेप्स को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। तो यहां हो गया है 23a इज इक्वल टू 22, तो a इज इक्वल टू 22 अपॉन में 23, 22 अपॉन में 23 यानी 0.96 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो भाई, पहला आंसर तो ये आ गया मेरे पास। सेकेंड आंसर, बाकी के हिस्से को भाई मैं इससे आगे यहां सोल्व कर रहा हूं। इसके बाद देखो नंबर सेकेंड, कैपिटल टी की गणना। कैपिटल टी की गणना के दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, ए वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप किसी भी समीकरण में ए का मान रख दो, किसी भी समीकरण में क्या करो आप, ए का मान रख दो, टी ज्ञात हो जाएगा। तो देखो भाई, समीकरण 2 में या समीकरण किसी में भी रख दो आप, यहां रखते हैं तो भी आ जाएगा, यहां रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो देखो समीकरण 2 में स्मॉल a का मान रखने पर, अगर समीकरण 2 में अपन स्मॉल a का मान रखते हैं तब देखिएगा भाई, t माइनस 8 इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू कितनी है 0.96, 9 दूनी 18 यानी कि 19.8। तो ये हो जाएगा t माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 19.1। तो देखिए भाई, t इज इक्वल टू 19.1 प्लस 8, 19 और 8 27 यानी कि 27.1 न्यूटन। ये लीजिए, टी की भी कैलकुलेशन हो गई और अपने पास किसकी कैलकुलेशन हो गई, ए की भी, यानी टी का मान भी निकाल लिया अपन ने, ए का मान निकाल लिया। क्वेश्चन के दोनों पार्ट अपन ने इसके इजीली क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, लास्ट एग्जांपल है, यानी कि 5.9 के बाद 5.10। 5.10 वाला जो एग्जाम्पल है वो है सड़क में करवट पर आधारित, यानी कि दोनों ही फॉर्मूलों का क्वेश्चन है।